में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में लोक सेवकों पर लगाए गए आरोप से पहले सरकार की अनुमति लेना जरूरी होगी। ये एक ऐसा विधेयक सरकार ने पेश किया है जिसमें सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पे भी अगर किसी के खिलाफ आपको आरोप भी लगाना है तो सोशल मीडिया पे भी आप नहीं लगा पाएंगे, ना उसके परिवार की, लोक सेवक के परिवार की जानकारी आप दे सकते हैं, ना उसका नाम पता दे सकते हैं। और इस दायरे में पंच सरपंच से लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री सब लोग शामिल होंगे। जजेज होंगे, जो भी लोक सेवक के दायरे में आता है वो तमाम लोग इसमें शामिल कर लिए गए हैं। अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। प्रतिपक्ष पूरा एकजुट होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का साफ कहना है कि ये लोक विरोधी कानून है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, सरकार अपनी मनमर्जी करेगी। ये लगातार आरोप लगाया जा रहा है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान भी बताया गया है। हम आपको बता दें कि 7 सितंबर इसी साल एक अध्यादेश के जरिए सरकार इसे लेकर के आई थी, लेकिन नियमानुसार अगर विधानसभा का सत्र अगर पहले आता है, उस दौरान 6 महीने से पहले 6 महीने तक का वक्त होता है अध्यादेश का, तो उससे पहले आपको हाउस में बिल पेश करना होता है। उसी के तहत राजस्थान विधानसभा में इस बिल को पेश किया गया है। चले, प्रतिपक्ष काफी हंगामेदार अपना एक असरदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है कि सरकार ऐसे कानून को लेकर के आ रही है जिसे काला कानून कहा जाएगा। यहां पे बाहर विधानसभा के प्रदर्शन भी किया गया, हिरासत में लिया गया। सचिन पायलट सहित अन्य नेताओं को राज्यपाल के यहां सेक्रेटरी को जाकर के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया गया है कि इस बिल को रोका जाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम बात करेंगे कि सरकार का जो एजेंडा है और बीजेपी का जो एजेंडा है कि ट्रांसपेरेंसी हमारी पहली प्राथमिकता है। क्या इस बिल के बाद ट्रांसपेरेंसी ठीक से आ पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार की मनमर्जी चलेगी? सरकार की मोनोपोली रहेगी इस बिल के आने के बाद? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सियासी हलकों में नहीं, आम जन की जुबान पे भी सुन सकते हैं। सभी यही कहते हैं कि भ्रष्ट लोक सेवकों को बचाने के लिए सरकार ऐसा कानून लेके आ रही है। हम तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे कि सरकार कैसे बचा सकती है। क्या वास्तव में कोई गलियां निकाली जा रही है, या प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहा है तो सत्ता पक्ष का कहना है कि महज उनका काम ही आरोप लगाना है? क्या ऐसा है? हमारे साथ भाग्येश शर्मा साहब वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे हैं, और मदन राठौड़ साहब राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस से सुशील शर्मा साहब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर। AK जैन साहब अधिवक्ता, जिन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपनी ओर से एक रिट भी दायर की है। जैसे उन्होंने पहले भी कह दिया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अदालत में जाने की तैयारी कर चुके हैं। उनमें से AK जैन साहब भी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अपनी ओर से याचिका लगाई है। चलिए, इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि विधानसभा के सत्र में के दौरान किसने क्या कहा, किसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई विरोध के लिए, किसने सत्ता पक्ष की ओर से हामी भरी है, क्या कह रहे हैं एक बार जरा सुनिए। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से हम मुखातिब होंगे। मेरा रुख इसमें बिल्कुल साफ है। ये कानून जो ऑर्डिनेंस जारी किया सरकार ने, ये पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। ये आपातकाल की याद दिलाने वाला कानून है। ये नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करने वाला कानून है। ये बेईमान नेताओं को और बेईमान अधिकारियों को, कर्मचारियों को बचाने का कानून है। इस कानून के पास राजस्थान की विधानसभा में नहीं होने देंगे और जितना दम उतना लगाएंगे। ये कानून पास करना और आपातकाल लगाना एक ही बात है। और इसकी स्वीकृति हाउस से भी स्पीकर साहब ने ले ली। अब ये किस दिन डिस्कशन पे आएगा, ये कार्य सलाहकार समिति करेगी। और आज जितने भी लोगों ने अपने सुझाव रखे, ये राइट टाइम नहीं था। बिल रखा इसीलिए है कि इस पर खुल के चर्चा, अपने अपने सुझाव आए, और सुझाव के बाद हाउस का क्या मूड बनता है उसके ऊपर ही निर्भर करेगा। मतलब ये सदन है इसीलिए कि इसका पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात अपने तर्कों के साथ रखें, और उसके बाद सरकार विचार करेगी कि इसमें हमको क्या करना क्या नहीं करना। तो मैं सोचता हूँ ये प्रारंभिक स्टेज में 156(3) में राजस्थान हिंदुस्तान में टॉप है। 36% मुकदमे राजस्थान के 156(3) में आते हैं, जो संख्या लगभग 2.5 लाख से अधिक है।
इतना मैन पावर लग करके हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अंत तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 70 से लेकर 75% एफआईआर लगती है। जो फरमान जारी सरकार ने किया है ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देने के लिए किया है। जिस प्रकार इन्होंने 228A में 228 भी जोड़कर भ्रष्ट अधिकारियों को छिपाने, पहचान छिपाने का जो कार्य किया है, दूसरा 156(3) और 190 CRPC धारा का जो सीमित किया गया है और विशेष अधिकारों का एक तरह से हनन कह सकते हैं, उसको समाप्त किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यदि इस अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलती और इस सिस्टम को सार्वजनिक किया जाता है तो 2 साल का कारावास, एक तरह से लोकतंत्र की गला घोटने वाली काम किया जा रहा है। मीडिया को पाबंद किया जा रहा है और सरकार जिस प्रकार कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, न न्यायपालिका में विश्वास करती, इससे स्पष्ट है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है, सरकार भ्रष्टाचार करना चाहती है, इसलिए ऐसा काला कानून सरकार लेके आई है। इसमें जो है हर व्यक्ति की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस तक पे अंकुश लग रहा है। और यही नहीं, भ्रष्टाचार को अब क्योंकि 1 साल बचा है सरकार का और बहुत सारे जो काले कारनामे हैं वो सामने ना आ पाए, इस कारण से आनन फानन में इस तरीके का गलत बिल लाया जा रहा है और ऑर्डिनेंस पे माननीय महामहिम प्रेसिडेंट की जो है वो अनुमति भी नहीं है। ये पॉइंट भी उठाया गया था, सुराना जी ने उठाया था। व्यवस्था का प्रश्न जो है घनश्याम जी उठाना चाहते थे लेकिन उनको भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने दिया। इससे साफ अंदेशा है और पूरा विपक्ष जो है, लेकिन कांग्रेस को बाकी जो विपक्षी दल हैं और जो छोटे इंडिपेंडेंट लोग हैं उन सबसे भी चर्चा करनी चाहिए, उनको साथ लेना चाहिए। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के सदन ही नहीं सड़कों पर भी इसके खिलाफ पुरजोर प्रतिक्रिया करेंगे। आपने सुना प्रतिपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, लेकिन केवल प्रतिपक्ष ही नहीं सरकार अपनों से भी घिरती नजर आ रही है। घनश्याम तिवारी जो सीनियर एमएलए हैं उनका भी साफ कहना है कि ये एक ऐसा काला कानून है जो इमरजेंसी की याद दिलाता है। चलिए के जैन साहब हमारे बीच आ गए हैं और उन्होंने अपनी ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है। जैन साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं सबसे पहले कि याचिका का आधार क्या रखा आपने? ये याचिका का सबसे पहला आधार है कि ये राइट टू नो है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भाव है, जिसे हम प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं, उसका सबसे बड़ा हनन इस मामले में हुआ है। दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं है जहां किसी अपराधी या आरोपित व्यक्ति की पहचान को छुपाया जाता है। पहचान सिर्फ विक्टिम की छुपाई जाती है, वो भी इसलिए कि उस पर सामाजिक रूप से कई लांछन और दाग लगते हैं। उनको बचाने के लिए विक्टिम के पहचान को छिपाने का प्रावधान 1983 में 228A आईपीसी में डालकर किया गया था। परंतु यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोटेक्शन इन सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, एमएलए, एमपी, पब्लिक सर्वेंट, जिसमें एक पंच से लेकर एमएलए तक और एमपी तक शामिल है, उनको दे दिया गया है कि उनका ऐसा न उनका नाम, न उनके किसी रिश्तेदार का नाम, न उनका किसी का फोटो किसी भी तरह का जब तक नहीं छापा जा सकता जब तक कि उनके विरुद्ध 190 में प्रसंज्ञान नहीं ले लिया गया हो या राज्य सरकार ने स्वीकृति नहीं दे दी। और इसकी आड़ में एक मिस्चीफ और खेली गई है कि उन मामलों में ही नहीं जहां पर 156(3) में इस तरह से पेश हुए, बल्कि एसीडी के मामले में भी, किसी भी मामले में भी किसी भी राज्य कर्मचारी का नाम तब तक नहीं छापा जा सकता जब तक कि उसके विरुद्ध न्यायालय ने प्रसंज्ञान नहीं ले लिया हो। और यही हालत रहा तो न कभी अशोक सिंघवी का नाम छपता, न जीएस संधू का नाम छपता, न नीरज पवन का नाम छपता, किसी का नाम कभी नहीं छपता। तो ये खुला ऐसा खेल है जो कभी राजाओं के राज में भी नहीं होता था, इमरजेंसी के अंदर भी नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट जो इसमें किया गया है कि किसी पर भी मुकदमा दर्ज करवाना, क्राइम फ्री सोसाइटी मेरा मूल अधिकार है और उस अधिकार को आपने वायलेट किया, आपने अनुसंधान पर रोक लगा दी है कि आपसे बिना पूछे अनुसंधान नहीं होता है। प्रसंज्ञान राजकीय कार्य के लिए एक प्रोटेक्शन देता है, एक लिमिटेड प्रोटेक्शन देता था, पर आपने अनुसंधान पे रोक लगा दी कि जब तक हम अनुमति नहीं दें तब तक आप अनुसंधान नहीं करेंगे और 6 महीने के अंदर तो वो सारे के सारी एविडेंस को भी मिटा देगा। ये भेदभाव आप नहीं कर सकते अनुसंधान के मामले में। एक बड़े वकील के खिलाफ, एक बड़े डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसमें तो पूरी छूट है, उसका आप नाम भी छापो, उसके विरुद्ध अनुसंधान भी करो, उसकी इज्जत भी उछालो।
परंतु क्या एक ऑर्डिनरी सा सरकारी कर्मचारी इतना बड़ा हो गया कि उसे इतना बड़ा प्रोटेक्शन दिया जाए? और ये प्रैक्टिकली भ्रष्टाचार को बचाने का एक आडंबर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आर्टिकल 14, 19 और 21 के वायलेशन के लिए हमने इसे चैलेंज किया है। जी, भाग्यरेश शर्मा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपको बिल की जानकारी होगी। बिल हालांकि पेश किया गया है, लेकिन ऑर्डिनेंस जो लेकर के आई सरकार 7 सितंबर को, उसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि अनुमति जब तक नहीं दी जाएगी केस के लिए, तब तक आप ना उसको डिस्क्लोज कर सकते, नाम, पता, रिश्तेदार का नाम किसी भी तरह से, और खासकर अखबार की बात नहीं, सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का काम केवल को जर्नलिस्ट नहीं करते, एक आम आदमी भी करता है, वो भी नहीं कर सकता इसमें। इसके देखिए 2 पहलू है। एक तो कई दफे होता है कि आदमी को ह्यूमिलेट करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी कुछ इस तरह की बातें उछाल दी जाती है। ऐसे उस पर तो रोक लगनी चाहिए। लेकिन किसी ने अपराध किया है, अपराध का प्रसंज्ञान या अनुमति जैसे पिछले अपने रिकॉर्ड से पता लग रहा है कि 20% के अंदर तो अनुमति दी नहीं। क्यों नहीं दी गई? क्या अनुसंधान से पता लगा तो एफआईआर लगा दी क्या उसके अंदर? क्या खत्म हो गया क्या केस? क्यों नहीं दी गई? क्या कारण था? ये कोई कारण नहीं है। तो सही मायने में तो देखिए ये मूल अधिकारों का हनन है डेफिनेटली, और कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो जनता के सामने आना चाहिए। आने का इफेक्ट ये होगा, सबसे बड़ा इफेक्ट होगा कि दूसरे लोग सावधान होंगे कि भी ऐसा किया तो सबको पता लग जाएगा, मेरी इज्जत उससे जाएगी, तो कम से कम क्राइम कम होंगे। अब तो फिर खुलेआम सब बर्जियां जो करने लग जाएंगे। सरकार का ये कहना है कि बेवजह इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और जो लोक सेवक हैं उन्हें तंग किया जाता है, झूठे परिवाद लगाए जाते हैं, मुकदमे दर्ज कराने की पहल की जाती है। और गुलाबचंद कटारिया जो अभी कह रहे थे कि बड़ी संख्या में एक फहरिस्त है जिसमें लंबित मामले भी हैं और उसके अलावा झूठे मामले भी पाए गए हैं जांच में। तो ऐसे जो मामले हैं उन पर रोक लग सकेगी? नहीं, झूठे मामले जहां पाए जाते हैं इस तरह का कानून बन सकता है कि झूठे मामले जहां पाए जाए और कोई उनको उछाल रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, उनके खिलाफ उल्टा एक्शन होना चाहिए। दे शुड बी टेकन टू द टास्क। लेकिन ये नहीं है कि साहब कोई चीज सामने आ रही है और उसको अपन छिपा लें। छिपा क्यों लें? छिपाने की क्या जरूरत है? अपनी तो जनतंत्र है, ओपन है सब चीजें। आदमी ऑनेस्ट है तो उसकी ऑनेस्टी तो दुनिया को पता लगती है, छिपी थोड़ी ऑनेस्टी कोई। और गड़बड़ कर रहा है तो पता तो लगता ही है। और गलत अगर बात है, गलत कोई उछाल रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी, लेकिन प्रतिपक्ष का लगातार ये कहना है कि इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा और जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात इसलिए है कि देखिए पॉलिटिक्स के लिए भी एक मुहावरा पहले चलता था। मैं सारे पॉलिटिशियंस के लिए कहता हूं, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मुहावरा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्कॉन्डल्स। आज ये बात ध्रुव सत्य है, सबको मालूम है कि 1/3 पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे बहुत ही माननीय एमपी महोदयान दागी बता रहे हैं उनको, आपका मीडिया भी बता रहा है और मीडिया से पता लग रहा है हमारे को, दागी इन दी सेंस की 10 साल से ऊपर की सजा के क्राइम किए हुए, लेकिन उनको सजा नहीं हो रही है। जुडिशरी के अंदर भी डिले है। मैं अपना एक केस बताता हूं कि मैंने प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन 88-89 में दी। मेरे को एंटी करप्शन कोर्ट उदयपुर बुला रहा है 98-99 के अंदर, और पहली मेरी एविडेंस है कि ये दस्तखत आपके हैं। मैंने कहा यस। आपने सोच समझ के दस्तखत किए या एंटी करप्शन वाले लिख के ले आए, आपने दस्तखत कर दिए? मैंने सोच समझ, दैट वाज द फर्स्ट एविडेंस। वीडियो रिटायर हो गया, प्रधान स्वर्ग चला गया। ये क्या केस है? क्या जुडिशरी में भी डिले तो हो ही रही है? आज 3 करोड़ 60 लाख केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, ये भी मैंने फिगर्स देखा था। जी, तो इससे क्या अंकुश लगेगा उस है? इससे अंकुश लगेगा उस? इससे अंकुश क्या लगेगा जी? इससे तो और बढ़ावा मिलेगा, करप्शन और बढ़ेगा। अंकुश कुछ नहीं लगेगा मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। जी, सुशील शर्मा साहब, प्रतिपक्ष खासकर कांग्रेस लगातार कह रहे हैं कि एक बिल्कुल काला कानून है, इससे करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी की जो वकालत सरकार कर रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से खारिज कर दी जाएगी इसके तहत। काला कानून किस तरह से लग रहा है? देखिए, जो भारत के संविधान की जो मूल भावनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसको जानने का अधिकार है। जो बेसिक जो आर्टिकल हैं 14, 19 और 21, उनका खुला उल्लंघन है कि आप इस तरह से प्रतिबंधित कर रहे हैं कि भय बिन होत प्रीत।
आप जो भय पैदा कर रहे हैं और इस तरह का वातावरण आप बना रहे हैं, एक आदमी तो भुगत रहा है और एक आदमी को आपने प्रोटेक्शन दे दिया। तो समाज में जो बराबरी का अधिकार है उसको आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। कुछ लोगों को आपने इम्यूनिटीज दे दी आपने उनको, और जजों को भी आपने शामिल कर दिया। जजों को तो पहले से ही उसमें सुरक्षा है, आपने उनको डाल करके उनको और एक उसमें डाल दिया। इसका भी काफी विरोध है, बार एसोसिएशन है, वकील समुदाय पूरा इस मामले को लेकर के सड़कों पे है और बड़ी भारी नाराजगी है। जो माननीय सचिन पायलट जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे समस्त विपक्ष के जो लोग हैं, वो एक बात जो कही है वो यही है कि लोकतांत्रिक इस प्रक्रिया में इस तरह की बंदी से लगा करके आप एक तरह से भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर किसी की मानहानि हो रही है तो मानहानि कर सकता है, अगर किसी के खिलाफ गलत स्टोरी बन रही है, गलत उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो उसके उपाय हैं। हमारे कानून में पूरी सुरक्षा उसको है, वो उसके खिलाफ मानहानि का दावा कर सकता है, उसके खिलाफ क्लेम कर सकता है, जो भी चीजें हैं उसको सुरक्षा दे सकते हैं, कानून में अपनी प्रोटेक्शन ले सकता है। ये एक चीज करके आपने एक तरीके से सीधे सीधे एक तरीके से सरकार खुद घेरे में आ गई है, संदेह के घेरे में, कि सरकार खुद अपने मंत्रियों को बचाना चाहती है, खुद अपने अफसरों को बचाना चाहती है जो उनके इशारे पे काम करते हैं, और खुद जो है नेता लोग उनको बचाना चाहती है। जो ये स्थिति जो है वो बड़ी चिंताजनक है। ऐसे समय में जब चुनाव 1 साल के अंदर होने वाले हैं, 1 साल करीब है, और ऐसा वातावरण आज पूरा, पहले आपने नोटबंदी लगा दी, फिर आपने जीएसटी लिया है, अब आप ये कोर लिया, एक से एक आगे से आगे आपका ऐसे चल रहे हैं जो जनता के विरोध के काम है, जनता जिनको पसंद नहीं कर रही है। ये जनविरोधी निर्णय लगातार भारत सरकार, राजस्थान सरकार लेती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। सूचना का अधिकार दिया, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा। जो जानकारियां वो सूचना के अधिकार में लेगा, उसको क्या मतलब रह जाएगा उसका, जब तक वो उसका उपयोग नहीं कर सके। और जो संरक्षण प्रोटेक्शन देने की बात है वो तो पहले से भी कानून के अंदर है कि सरकार उसको सैंक्शन देने का जो प्रक्रिया वो तो पहले से भी है, लेकिन आपने इसको और इस तरह से करके, और सरकार खुद एक संदेह घेरे में आ गई है कि ये क्या हो रहा है। आम आदमी जी, तो आपको लगता है कि 228 बी जोड़ करके सरकार अपनी मनमानी चलाएगी, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मनमानी चलाएगी। और जो स्थितियां हैं चिंताजनक है। मीडिया का गला घोट दिया आपने, कोई व्यक्ति अपनी बात नहीं कह सकता, कोई व्यक्ति अपने पक्ष को नहीं रख सकता, कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं कर सकता। और ये सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। आपने फिर इसको डबल उसमें ला करके क्या सरकार संदेश देना चाहती है? एक तरफ भ्रष्टाचार को दूर करने की बात है, दूसरी तरफ आप इस चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, सुशील जी आपके पास में लौटूंगा। अभियोजन स्वीकृति जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप उसे छाप नहीं सकते, ना ही सोशल मीडिया में आप उसे चला सकते हैं। आप ना किसी भी तरह से उनकी पहचान जो है वो गोपनीय रखी जाएगी। और जैसे ए के जैन साहब ने कहा कि ये अगर पहले आ चुका होता तो ना कभी सिंघवी जी का नाम सामने आता, ना नीरज के पवन का सामने आता, ना जो मिस्टर संधू हैं उनका नाम सामने आता, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आए दिन तो चर्चाओं में रहते हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो जिनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। अगर कार्रवाई के दौरान भी बड़ा ही एक ऐसा इसे उलझाया जा रहा है, और खासकर मीडिया के लिए जो बात कही जा रही है कि 2 साल की सजा, इसमें एक प्रावधान भी किया गया है कि 2 साल की सजा इसमें हो सकती है कि अगर आपने पहले रिपोर्टिंग उसकी कर दी है। तो ये केवल बात मीडिया तक की सीमित नहीं है, ये सोशल मीडिया के दायरे में जो लोग शौक फरमाते हैं व्हाट्सएप का या फिर ट्विटर का, ये उनके लिए भी है। फेसबुक पे भी आप नहीं डाल सकते। मदन जी, शो तरफा सरकार इस पे घिरती नजर आ रही है। आपके अपनों से भी घनश्याम तिवारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं कि बिल्कुल गलत है, और उन्होंने तो साफ कहा है कि इमरजेंसी से इसकी तुलना की जानी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0 टॉलरेंस पर चल रही है। किसी भी प्रकार का अपराध या अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है। इसलिए ये कभी भी मत सोचिए, ये किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कभी अपराधियों को बचाने का काम करेंगे। अपराधियों को कभी बचाने का कोई काम नहीं किया जाएगा। अभी इस पर एक विचार करना पड़ेगा, सब लोगों को विचार करना पड़ेगा कि जैसे 2013 में जो 156(3) में मुकदमे पेश किए गए, वो करीबन 62,996 किए, उसमें से 40,986 फर्जी पाए गए, फेक मुकदमे दर्ज किए गए। 2014 में 67,680 दर्ज किए, उसमें से 48,014 फर्जी पाए गए। 2015 में 63,013 दर्ज किए गए, जिसमें 42,707 फर्जी पाए गए, और कई तो वापस आए ही नहीं। इसी प्रकार से 16 में 53,682 किए, उसमें से 36,780 फर्जी पाए गए। यानी कितना समय जाया होता है, ये थोड़ा विचार कीजिए। और फिर किसी भी इज्जत, किसी की व्यक्ति की, किसी नागरिक की या कर्मचारी की इज्जत आप नीलाम कर सकते हैं पहले, और वो फर्जी पाया जाए, क्या उसकी इज्जत वापस लाई जा सकती है? थोड़ा इस पर विचार करने की जरूरत है।
इसलिए यह बिल लाया गया कि जो किसी मतलब इसका दुरुपयोग नहीं कर पाए, 156(3) का दुरुपयोग जो हो रहा था उसको रोकने के लिए किया गया है। ये मैं नहीं समझ पाया कांग्रेस के लोग किस प्रकार की बात करते हैं। एमएलए को और एमपी को बचाया जा रहा है। एमएलए का एमपी के लिए तो मुकदमा, कोई प्राइवेट मामले में भी मुकदमा दर्ज करने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की या लोकसभा स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ती है। ये है तो ये क्या बात हो गई कि इस प्रकार की बात एमएलए एमपी को बचाने का कभी भी नहीं है। मैं एक बार दूसरी बात आपसे बताऊं, जैसे माननीय जैन साहब ने एक बात कही, अपराधी और आरोपी, यानी दोनों को इन्होंने साथ में जोड़ दिया। मैं सोचता हूं इतने बड़े वकील हैं जो मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, वो अपराधी और आरोपी को कैसे एक तराजू में तोल रहे हैं आप। आरोपी आरोप लगाया है, साबित होने के बाद वो अपराधी बनेगा, पहले अपराधी नहीं बन जाता है। इसलिए उनको आप एक तरीके से मत लीजिए। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं आदरणीय शर्मा साहब बात कर रहे थे सोशल मीडिया की। अरे सोशल मीडिया पर क्या क्या आ जाता है, उसकी कोई विश्वसनीयता है क्या? क्या क्या चल रहा है, कहां कहां की कपोल कल्पित बातें सोशल मीडिया पर आ जाती है और उसको लेकर के लोगों की इज्जत खराब की जा रही है। तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर रोक यदि, मैं सोचता हूं कि जैन साहब कैसे समर्थन कर रहे हैं ये मैं नहीं मान सकता। ये जैन साहब यदि समर्थन कर रहे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि सोशल मीडिया पर। और फिर अभी आप बता रहे थे कि 3,60,00,000 केसेज पेंडिंग है। अब इस पेंडेंसी को क्या करते हैं, बढ़ाते जाओगे क्या? ऐसे आप मुकदमे दर्ज 156(3) में यूं ही दर्ज करते जाओगे, पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। मैं सोचता हूं कि इससे क्या ये लगता है आपको ग्राफ डाउन होगा? आपको लगता है इससे, मैं इस बिल को आने के बाद में निश्चित रूप से फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। फर्जी मुकदमे जब दर्ज ही नहीं होंगे तो अच्छा, फिर दूसरी बात रही परमिशन की। हम परमिशन देने के लिए तैयार है ना, हमने दिया ना। आप जिन जिन का नाम ले रहे थे, मैं एक एक का वापिस नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन जिन को दर्ज मतलब गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है, तो उसमें क्या हमने देरी की है क्या? जी, जो वो बच के आए, कोर्ट से आए, हमारा उसमें कोई दोष नहीं है। कोर्ट ने उनकी जमानत ली अभी भी, और जमानत लेने के बाद में प्रावधान है कि उनको आपकी सरकार की बात नहीं है, अभी तक का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। कभी 20% ऐसे लोक सेवक हैं जिनके खिलाफ सरकार अभियोजन स्वीकृति ही नहीं देती है। केवल आप ही की सरकार की बात नहीं है, पूर्ववर्ती सरकारों का भी ये रवैया रहा है। यानी कि मनमानी तो सरकारें पहले से भी करती आ रही हैं कि एक के लिए परमिशन देनी है या बी के लिए देनी है, ये चॉइस की हुई है। देखिए ऐसा कतई नहीं है। मैं एक बात बताऊं, पहले का क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अभी की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमने अभियोजन स्वीकृति देने में किसी भी मामले में देरी नहीं की। हम तुरंत देते हैं। अरे हमारा ये सोच है, क्यों नहीं दी जाए यदि वास्तव में अपराध किया है। लेकिन किसी को यूं ही परेशान करने के लिए कि उसने मेरा ऑफिस में काम नहीं किया इसलिए उसके खिलाफ में मुकदमा ठोक दिया और मुकदमा 156(3) में कोर्ट में लगा दिया और कोर्ट से सीधा पुलिस में चला जाएगा और पुलिस को मजबूरन इसकी जांच करनी पड़ेगी। मुझे एक बात और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं कि हमारे कर्मचारी अधिकारी लगातार पुलिस में, कोर्ट में, पेशियों पे जाते हैं और वो अपना काम नहीं कर पाते। काम में देरी होती है। क्योंकि उनको अटका दिया गया। उनको बेचारों को अपनी सफाई देने के लिए जाना पड़ता है, बाद में वो बरी होते हैं। चलिए आपके इस बात को लेकर के ये बात सही कह रहे हैं आप कि लिटिगेशंस बहुत सारे होते हैं जिसके जरिए सरकारी कर्मचारी अधिकारी कई बार वारंट से तलब भी करना पड़ता है। लेकिन क्या अंकुश लग पाएगा उससे, और जो सरकार की मंशा जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो पाएगा? एक जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार जो दावा कर रही है कि एक तो पेंडेंसी जो है वो कम होगी, दूसरा जो ऐसे मामले हैं जिनके कोई आधार ही नहीं है फिर भी कोई किसी के खिलाफ परिवाद लेके आ जाए, क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों से सोशल मीडिया का भी पूछ लो ताकि ये भी बता देंगे? वो तो उसमें है मीडिया की, बिल्कुल मीडिया, सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग आप लोग ने किया है ये भी बता दूं। कोई भी करे ना, मैं आप और मेरी बात है ही नहीं, इस बात को न करें, इसमें है ही नहीं। आप प्रवक्ता जरूर है पर प्रवक्ता को ईमानदारी से बात करनी चाहिए। मैं आप सबसे पहले आपने बात पूछी है, आंकड़ों की बात करता हूं। आपने तर्क दिया कि इतने मामले 156(3) में पाए गए हैं, जो इतने हमने झूठे पाए इसलिए आप 156(3) पर रोक लगाने के लिए नहीं आए हो। 156(3) में लोक सेवकों के विरुद्ध इस्तीकासा पेश करने पर रोक लगाने पर लाए। और आपने जितने भी आंकड़े दिए हैं आज तक यह आंकड़ा नहीं बताया कि लोक सेवकों के विरुद्ध कितने तो इस्तीकासे पेश हुए और उन इस्तीकासों में तो कितनों में 156(3) का आदेश हुआ। मेरे ऑफिस ने पिछले 6 साल में 20 केसेज ऐसे फाइल किए लोक सेवकों के विरुद्ध और उनमें से सिर्फ 5 मामलों में कोर्ट ने 156(3) में भेजने का आदेश दिया था, मतलब मात्र 25%। और उसमें से भी बड़ा मामला था
जलमहल का मामला, जिसमें बार बार एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक रहा है। एक मैं उदाहरण के तौर पे एक बात बता रहा हूं। दूसरी बात आप कह रहे हैं, आप जो आंकड़े बता रहे हैं कि एफआर ये जनरल मामले की 156(3) में करने का नियम क्या है? पहले पुलिस रिपोर्ट देनी पड़ेगी, पुलिस से रसीद लेनी पड़ेगी, पुलिस वहां लिखा है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो 156(3) के अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट से एसपी को भेजना पड़ेगा और इन दोनों कागजों को ले जाकर एफिडेविट देकर कोर्ट के अंदर 156(3) में इस्तिगासा पेश किया जाता है। तब मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई कर ऑर्डर करता है 156(3) में। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट मूर्ख हैं, मजिस्ट्रेट बेवकूफ है? एक पुलिस इंस्पेक्टर ज्यादा समझता है और मजिस्ट्रेट जिसने 156(3) का आदेश किया वो नहीं। सर, जितने आपने इस्तिगासे बताए कि इतने हमने बंद किए, ये कहते हैं जो पुलिस ने बंद किए, इनमें से कितने मामलों को कोर्ट ने स्वीकार किया, कितने मामलों को कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया? इसमें से 70% मामलों में कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है, पुलिस के अनुसंधान को गलत माना है। इन सारे फिगर्स को आपने आज तक पेश नहीं किया। तो आप जानबूझकर सेलेक्टिव फिगर्स देकर, इररिलेवेंट फिगर्स देकर आप लेकर आए पब्लिक सर्वेंट्स के विरुद्ध, और पब्लिक सर्वेंट्स के विरुद्ध के मामलों का एक फिगर आज तक किसी भी जैन साहब, मैं एक बार के लिए रोकना चाहूंगा। मैं वापस आप ही के पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस मुद्दे पर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा में लोक सेवकों को बचाने के लिए सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई थी 7 सितंबर इसी वर्ष, जिसको बिल का रूप दिया गया है और सीआरपीसी आईपीसी में संशोधन किया जा रहा है, जिसको लेकर के चौतरफा सरकार घिरती नजर आ रही है। मैं ब्रेक से पहले एक जैन साहब के पास में था। जैन साहब, जो तर्क दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो दिया जा रहा है कि झूठे मामलों की वजह से पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और काम बाधित हो रहा है। झूठे मामलों के बारे में मैंने आपने बताया ना कि आपने अब तक ये फिगर्स नहीं दिया कि इनके कितने मामलों को अदालत ने झूठ माना। ये बड़े बड़े मामलों में एफआईआर लगा देते हैं, कोर्ट उसमें प्रसंज्ञान लेती है। तीसरी बात ये मैंने फिर कहा कि मजिस्ट्रेट, पुलिस ने लेने से मना किया, एसपी ने मना किया, तब मजिस्ट्रेट माइंड लगाकर और एफिडेविट लेके अगर एफिडेविट झूठा पाया जाता है तो 193 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। एक मामले में राजस्थान की पुलिस ने एक आदमी को सजा करवा दी हो तो बता दें मामला झूठा। इनके झूठे कहने से क्या होता है? एक मामले में पिछले 3 साल में इवन 182 में झूठा परिवाद पेश करने में भी सजा नहीं करवा पाए, केस फाइल ही नहीं कर पाए। तो फिर क्या कहकर ये कहना चाहते हैं, कौन से फिगर्स बताना चाहते हैं? तीसरी नाम पब्लिश करने की बात कि सब बदनामी होती है। प्रश्न है कि ये बदनामी क्या सिर्फ लोक सेवकों की होती है? फिर तो आप ऐसा कानून लाए कि जब तक आदमी को सजा सुप्रीम कोर्ट तक से नहीं हो जाए तब तक उसका नाम नहीं छापा जाए। पर ऐसा नहीं हो सकता। बदनामी का लिए डिफेमेशन का कानून है, आप वहां रोक लगा सकते हैं, आदमी कंपनसेशन ले सकता है, जाके कोर्ट से स्टे मांग सकता है। पर आप कहना कि मेरे कोई काम किया है, जब तक अदालत में से साबित नहीं हो जाए तब तक मेरा नाम नहीं छपे, ये गैरकानूनी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है सारा का सारा। और इसलिए ये कानून टिकने, इसी तरह का कानून गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी धारा 6A के नाम से दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबव के ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा एसीबी सीबीआई मुकदमा दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति ले, और उसको इसी आधार पर अवैध घोषित किया था कि आप ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं, और वही भेदभाव यहां किया जा रहा है। इसलिए ये कानून गैर कानूनी। जी, एक बात और कही जा रही है इसमें, क्या मनमानी बढ़ेगी सरकार की स्वीकृति के मामले में? स्वीकृति के मामले में मनमानी की स्थिति, जैसा अभी आपने बताया कि उन मामलों में, एंटी करप्शन के मामलों में, जिन मामलों में अनुसंधान करने के बाद अपराध प्रमाणित मानते हुए स्वीकृति मांगी गई है, उसमें भी 20% मामलों में स्वीकृति नहीं दी गई। आईएएस गिरिराज सिंह के खिलाफ
पिछले 14 साल से स्वीकृति जारी नहीं है। आईएएस एक श्रीवास, क्या नाम था उनका, नाम में भूल गया चला, जिनकी डेथ हो गई, उनके विरुद्ध अपराध प्रमाणित होने के बाद 25 साल तक स्वीकृति नहीं मिली और स्वीकृति के अभाव में उनका चालान हुआ और वो इस दुनिया से रिटायर होकर चले गए। ये स्वीकृति का स्तर है। इसलिए आर्बिट्री स्वीकृति क्यों? आपके मजिस्ट्रेट की स्क्रूटनी डाउटफुल है, इसलिए कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखेगी कि मामला बनता है नहीं बनता। क्या जब मजिस्ट्रेट एफिडेविट लेके देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहा है मजिस्ट्रेट एफिडेविट लेगा, उसको एग्जामिन करेगा, पी करेगा, आपके पास पी की प्रावधान है। मुकदमे का दर्ज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी के जजमेंट में कहा कि आप मैट्रिमोनियल करप्शन इस तरह के मामलों में पी कर सकती है पुलिस। आप पी में क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि आप टोटल बेल लगाना चाहते हैं, आप मजिस्ट्रेट्स की पावर छीनना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कानून लाया गया। जी, एक बात और जानना चाहूंगा जैन साहब मैं यहां आपसे कि जो कानून है इसको लेकर के एक बात और कही जा रही है कि पेंडेंसी कम होगी, दूसरा जो 6 महीने का जो वक्त है उसके लिए कहा जा रहा है। क्या वास्तव में 6 महीने में कहीं साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ की जा सकती है? इसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या ये इसमें अगर सरकार चाहती भी है, वास्तव में अगर नियत साफ है कि करप्शन को रुकना चाहिए चाहे वो कोई भी हो, तो इसमें क्या किया जा सकता था? या हमारे पास अभी जो कानून बना हुआ है वो सफिशिएंट है? अभी जो कानून बना है वो सफिशिएंट था, उसमें ही काफी बचने की वैसे ही गुंजाइश थी। वैसे तो उसको भी और ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, परंतु इस तरीके से करके तो एक खुला प्रोटेक्शन दे दिया गया। क्योंकि जो मनमोहन सिंह सीबीआई वर्सेस सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बड़े नेता है, उन्हीं की वो पिटीशन याचिका थी। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर छूट दे दी जाए, हम टाइम दे देंगे किसी को भी मुकदमा दर्ज करने का, लीक हो जाएगा तो वो आदमी अपनी एविडेंस मैनेज कर लेगा। यहाँ 6 महीने का टाइम रिकॉर्ड। तो यानी कि आपको लगता है कि साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ की जा सकती है? पूरी संभावना है इसकी? पूरी संभावना है साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से पहले आप अनुमति मांग रहे हो। अनुमति इन्वेस्टिगेशन के बाद मांगी जाती है कि कोर्ट को वो भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया कि भाई अगर ऑफिशियल ड्यूटी के तहत किया हुआ है तो हमारे सरकारी कर्मचारी को किसी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं हो, इसलिए एक बार हम उसको एग्जामिन करें। आपको बताऊं, जो जुडिशियल मैनुअल है उसके तहत ये प्रावधान है कि यदि सरकारी कर्मचारी किसी सरकारी कार्य की वजह से जेल में जाता है तो वो पीरियड उसका ड्यूटी पीरियड माना जाएगा और उसका जो सारा खर्चा है मुकदमे का वो सरकार वहन करेगी। ये प्रावधान ऑलरेडी मौजूद है वहां पर, उसके बावजूद भी आप क्यों लाना चाह रहे हैं इसको? शर्मा साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अभी जैन साहब कह रहे हैं और इसमें प्रावधान है बिल के अंदर 6 महीने की स्वीकृति और अभियोजन स्वीकृति की जो बात कही जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है लोकल टीम को भी इन्वॉल्व नहीं करती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि लोक सेवक के साथ यानी कि अधिकारी के साथ या किसी ब्यूरोक्रेट के साथ में टीम के लोग मिल नहीं जाए या उसके प्रभाव का कहीं असर नहीं दिखे इन लोगों पर, तो दूसरी जगह से टीम को बुलाया जाता है। अगर अभियोजन स्वीकृति की बात होगी तो आपको लगता नहीं है कि अब वो सरकार पे है कि 6 महीने तक का टाइम पीरियड है, मैक्सिमम टाइम 6 महीने, 5 महीने में भी स्वीकृति मिल सकती है, 3 महीने में मिल सकती है। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई ऐसा तय नहीं है कि एक लिफाफा है जिस अमुक व्यक्ति तक जाना है उसी के पॉकेट में जाके खुलेगा, वो तो 4 जगह से निकल करके जाएगा। तो जिसके खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं उसे तो पहले से आगाह कर देंगे। देखिए, ऐसा है कि ये भी एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन 20% जैसे किसी ने स्वीकृति दी नहीं, क्यों नहीं दी गई? हाँ, ये तो है, बिल्कुल, ये तो आंकड़े हैं ये बाकायदा। प्रोटेक्शन इस तरह का है ये। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार कोई जजमेंट भी ऐसा आया था कि महीने या 2 महीने या 3 महीने के पीरियड में अगर स्वीकृति नहीं दी जाएगी तो स्वीकृति मानी जाएगी। ये होना चाहिए। ये महाराष्ट्र में कानून 2015 में है शायद, उसमें ये 90 डेज का उसमें वो समय दिया हुआ है। वही होना चाहिए, वरना आप तो दाब के बैठ जाओगे 10 साल तक और स्वीकृति दोगे ही नहीं, वो ठीक है। तो और देखिए दूसरी कंट्री में कोई देवता नहीं बसते हैं, वहां पनिशमेंट बहुत सीवियर है और बहुत क्विक है। 3 महीने में क्रिमिनल केस के अंदर सजा हो जाए तो किसकी हिम्मत होगी कोई क्राइम करेगा? 3 महीने में अगर करप्ट आदमी 3 महीने में, मैं तो कह रहा हूं 6 महीने में, साल भर में, 3 साल में भी सजा हो जाए तो कोई हिम्मत करेगा क्या? 20-20 साल तक सजा नहीं होती है। पहले तो यही प्रोटेक्शन मिल गया कि हम स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। और मान लो केस कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में भी मैंने जैसा एक एग्जाम्पल दिया, 15-15, 20-20 साल तक सुनवाई शुरू नहीं होती है। और कोर्ट कहते हैं कि साहब हमारे पास तो केसेस ज्यादा है, हमारे जजेस का है, कितने जजेस बढ़ाएंगे? इस सिस्टम का दोष है। वहां पुलिस, देखिए इंग्लैंड का मैं उदाहरण दे रहा हूं, 3 दिन में सेशन कोर्ट के साथ भी बैठा,
वहां पर पुलिस के अंदर बयान दिए हुए फाइनल है और कहीं बयान दूसरे को देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बिकॉज देवर रूलिंग ए फॉरेन कंट्री, पुलिस हमारी फॉरेन पुलिस थी उनके लिए, तो उनको विश्वास नहीं था। आज तो हमारी अपनी पुलिस है और कोई अगर गलती करता है तो उसको सजा फौरन मिलनी चाहिए। मिलेगी तो सजा से ही तो डर रहेगा ना। कोई बिना सजा के क्या 20 साल तक सजा ही नहीं होगी तो दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा, तो बढ़ता चला जाएगा। तो करप्शन का कोई एंड है ही नहीं, हो तो करप्शन बढ़ेगा। जी बिल्कुल। सुशील शर्मा साहब, आपके पास में आना चाहूंगा कि कांग्रेस को यह लगता है कि इससे पेंडेंसी को असर नहीं पड़ेगा और जो झूठे मुकदमे हैं उनको लेकर के जो सरकार की इच्छा शक्ति है कि ये बिल्कुल वाजिब जो चीजें हैं वही सामने आ सकती हैं। 20% अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। आप लोगों के टाइम का भी एक है। कटारिया साहब आज कह रहे थे जब उनसे बातचीत हुई थी कि फेक मामले कितने आ रहे हैं, आरटीआई के जरिए लोग इसमें अपनी ओर से कुछ आंकड़े निकलवाते हैं, जानकारी आधी अधूरी होती है लेकिन परिवाद दायर कर देते हैं, फिर उसकी जांच शुरू होती है। तो प्रोसीजर जो है परिवाद में तो एक इन्वेस्टिगेशन होती है और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये तो फेक है तो आप वापस उसको दे देते हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि शायद को प्रावधान होगा कि जिसके जरिए आप जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के वक्त का भी जिक्र अभी किया गया है कि उस वक्त भी कानून एक ऐसा लेकर के आए गए थे जिसमें एक बंदिश लगाई जा रही थी कि आप बिना इसके आप छाप नहीं सकते। हालांकि राजीव गांधी के वक्त का भी आज सत्ता पक्ष के लोग जिक्र करते हैं कि 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो उस दौरान भी बोफोर्स के केस को लेकर के भी काफी इस तरह के रूल्स निकाले गए थे जिसे विड्रॉ किया गया था जब पार्लियामेंट में उसका विरोध हुआ। तो अपने अंदाज से सरकारें मन मुताबिक बिल क्यों लेके आती हैं जब लगता है कि बिल्कुल इससे ना करप्शन रुक सकता है, लेकिन हाँ आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो सकती है और लगता है कि आपको कहीं वह है उसका एक आवरण ऐसा आप ओढ़ सकते हैं कि जिसकी वजह से हम बच सकते हैं। देखिए, जो अभी वर्तमान में जो कानून लाया गया है, जो संशोधन किए गए हैं, मेरा यह मानना है कि इनकी जरूरत नहीं थी और ये जो जल्दीबाजी में इन्होंने जो फैसला किया है, इस तरह के जो संशोधन ला करके सीआरपीसी और आईपीसी में एक जो भय का वातावरण आपने बनाया, 2 साल की सजा का आपने इसमें प्रावधान डाल दिया। मीडिया को खासतौर से घेरा गया है और मीडिया ने जितनी बीजेपी सरकार की मदद की सबको पूरे देश को मालूम है और आज वार मीडिया पे ही हुआ है। जो स्थिति, जो विश्वसनीयता सरकार की बिल्कुल जो घट गई है, उसको बचाने के लिए ये संरक्षण के तौर पे ये कानून लेकर के आए हैं और आम आदमी उस दायरे से, उस सुविधा से बाहर है। उसके खिलाफ कुछ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, उसको कुछ भी आप छाप सकते हैं, उसकी मीडिया ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन जो अधिकारी है उनको संरक्षण और जो जजों का उसमें आपने नाम डाला है, जो ऑलरेडी पहले से ही उनको एक सुविधा अलग से है और जैसा आपने बताया कि मिनिस्टर्स को भी अलग से सुविधा है, एमपी स्पीकर को पहुंचना पड़ेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो कुल मिला के फिर ये सरकार को ऐसा नहीं, ये तो लेके आप लोगों को भी दायरे में खड़ा, आप लोगों को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि आपके वक्त भी, हमारे समय में क्या हुआ क्या नहीं, वो पुरानी बातें हो गई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इसको खत्म किया मामले को। और एक मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि राहुल गांधी जी ने खुद ने आगे बढ़कर के और अपराधियों को संरक्षण देने वाला कानून लाया जा रहा, उसको रोका और वो जो तरीका था फाड़ने का, उससे जरूर लोगों ने उसकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फैसला उन्होंने कराया कि जो है करप्टेड लोग जो हैं, सजा याफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकें और आगे नहीं आ सकें। ये राहुल गांधी जी ने आगे बढ़ के और उस कानून का विरोध किया जो उसमें लोगों ने उसका मजाक बनाया और आज वो चीज अपने आप में सही साबित हो रही है। और आज जो जिस तरह से सरकार फैसले कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ये जो संविधान की जो भावनाएं हैं उसके पक्ष में है। संविधान की भावनाओं के खिलाफ काम हो रहा है। संविधान में जो सुविधाएं दी है आम आदमी को, जो सुरक्षा और जो बोलने की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, वो सब चीजों को बैन किया जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के जो सरकार की मंशा है वो एक संदेह घेरे में आती है और ऐसा नहीं लगता कि भ्रष्टाचार को रोका जाएगा, बल्कि भ्रष्टाचार इससे बढ़ेगा। जी मदन जी, सरकार का स्लोगन भी है कि हम 0% टॉलरेंस पे काम करेंगे और ट्रांसपेरेंसी हमारी मूल प्राथमिकता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं लग रहा किसी को भी। लेकिन जब ऐसे बिल आते हैं तो संदेह के दायरे में आती हैं विधिवेताओं से लेकर के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, आपके अपोजिशन के लोग, वो भी जानना चाहते हैं कि आपकी जो मंशा है कि इसके जरिए हम भ्रष्ट लोगों पे अंकुश कस सकेंगे, वो थोड़ा सा समझ के परे है कि किस तरह से कसेंगे। के जैन साहब की भी जो इच्छा है कोर्ट जाने की, जो मतलब है 2 चीजें हैं कि 2 साल तक का आपने प्रावधान किया कि आप उसकी पहचान आप गोपनीय रखेंगे, आप छाप नहीं सकते हैं।
चलिए अगर उसकी बात भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो समस्या पर है सबके कि इससे करप्शन रुकेगा कैसे? देखिए, एक तो वकील साहब को मैं बताना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ वकील हैं, 156(3) में है ये जो परमिशन वाली बात। थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है, और थाने में मुकदमा दर्ज होता है तो वो अखबार में छप भी सकता है, इसलिए आप इसको सब साथ में मत जोड़िए। जब थाने में मुकदमा दर्ज हो जाएगा उस पर रोक नहीं है, थाने में मुकदमा दर्ज हो जाएगा उसको अखबार छाप भी सकता है, इसमें भी रोक नहीं है। केवल 156(3) में जो देखिए, और पहली बात तो वकील साहब ने कहा कि पहले उसको थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, थाने में एप्लीकेशन यदि थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं करता है तो फिर एसपी को देना पड़ता है, और एसपी दर्ज करने का आदेश नहीं दे तब फिर जाकर के 156(3) में आता है। ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल में, ऐसा आप सही कह रहे हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं वकील साहब, आप कानून की बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है ये शर्मा जी बताएंगे। एक मिनट मेरी बात में 2013 मेरी अर्ज सुन लो, ने कानून आप बता देना शर्मा जी, और उसके बाद आज राजस्थान में कोई भी अदालत बिना इस प्रक्रिया के नहीं भेज सकती। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा है प्रैक्टिकल शर्मा जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर ये कानून 2013 से आया है। अरे मैं जो बता रहा हूं आपको, कोई नहीं देता, सीधा बोलता है कोर्ट में वकील के जरिए। आप अपने सबऑर्डिनेट वकील से पूछ लीजिए, केवल वकील ये लिख देता है कि थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया इसलिए मैं यहां आया हूं, कृपया दर्ज करवाने की कार्रवाई कराएं, और सीधा मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं देते हैं, सीधा 156(3) में दर्ज कर लेते हैं। हमारा तो यही कहना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मतलब यदि कोई भी अपराधी, यदि कोई आरोपी, यदि कोई ऐसा गलत काम करता है तो निश्चित रूप से उच्च अधिकारी उसकी परमिशन तुरंत जारी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई 6-6 महीने और 3-3 महीने लटकाए। ये तो एक कई विशेष परिस्थितियों में ऐसी बात आती है जिसमें 180 दिन की बात कही गई है। बाकी सामान्यतया प्रैक्टिस में यही होता है कि तुरंत उसमें स्वीकृति जारी कर दी जाती है एफआईआर दर्ज करने के लिए। आप अभियोजन की बात कर रहे हैं, मैं इसके बाद भी आपको बताना चाहूंगा, देखिए हमारी कतई मंशा नहीं है कि किसी भी प्रकार के अपराध को संरक्षण दिया जाए, कतई मंशा नहीं है। और नरेंद्र मोदी के राज में तो ये संभव ही नहीं है, वसुंधरा जी के राज में तो संभव ही नहीं है। इसलिए इस बात को आप दिमाग में से निकाल दीजिए। हम हर कीमत पर जीरो टॉलरेंस पर कायम है और कभी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, थाने में मुकदमा दर्ज करवाने से किसने रोका है? यदि व्यक्ति कहीं गली में अपराध करता है, कोई मर्डर करता है या और किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसमें कहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसमें परमिशन की जरूरत नहीं है। केवल मात्र उसका ऑफिशियल काम जो उसके परिधि में आता है, काम करता है कर्मचारी, उसमें यदि कोई आरोप लगा करके और उसको बेचारे को यूं ही दंडित करने के लिए, चूंकि इसने मेरा काम नहीं किया इसलिए कपोल कल्पित कहानी गढ़ करके और उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए 156(3) में और उसके ऊपर और इस प्रकार का और मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, उससे रोकने की बात है। कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं है कि यदि उसने अपराध किया है तो उसको हम बिल्कुल बख्श देंगे, ऐसा कभी भी संभव नहीं। मदन जी, एक बात जानना चाहूंगा कि जो आप लोगों ने कहा कि पेंडेंसी से, अभी जो कटारिया साहब कह रहे हैं कि पेंडेंसी से खत्म होगी, कम होगी, अभी फेक जो मुकदमे हैं उनका एक अंबार लगा हुआ है, उससे समय जाया होता है। अभी ऐसा कौन सा होगा कि जिसके जरिए अभी भी, क्योंकि आप ये राइट तो है, अभी भी चलिए आप लोग सरकार एक बिल लेकर के आएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2013 में दी हुई रूलिंग भी है जिसके जरिए आप जा सकते हैं, जिसके जरिए क्या मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। मैं एक बात आपसे बताऊं, निश्चित रूप से जब फर्जी मुकदमे नहीं जाएंगे तो मजिस्ट्रेट या जजेस को टाइम मिलेगा और वो सुनवाई तुरंत करके और निस्तारण करेगा केसेज का, तो पेंडेंसी तो खत्म होगी। ये तो लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय होगा। अगर आज मैं कोई अगर परिवार लेकर के जाता हूं, मेरी नजर में मुझे अपनी इच्छा से ये लगता है कि बिल्कुल मैं सही हूं, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद में तय होगा कि ये फेक है कि सही है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा भी अधिकारी ये जांच करेगा, अधिकारी ये देखेगा कि इसमें काम करना चाहिए था और समय पे नहीं किया तो निश्चित रूप से अनुमति दी जानी चाहिए। यदि उसने जानबूझ करके उसके काम में, वो जैन साहब यही बात कर रहे हैं, जैन साहब यही बात कर रहे हैं, वो अनुमति देगा। जब परिवार अगर कोई लेकर के जाता है तो जो जुडिशियल बॉडी बैठी हुई है वो यही तो कह रही है कि आप जांच करिए, जांच के लिए इसमें जुडिशरी को बीच में डालने की जरूरत नहीं है। सीधा अधिकारी स्तर पर उच्च अधिकारी ये देख लेगा कि इसने ये काम करना चाहिए था और समय पर नहीं किया है। सर, अधिकारी तो पहले से ही है, अधिकारी पहले से, जब तो परिवार के लिए लोगों को अदालत में जाना पड़ रहा है। पहले ये परमिशन की बात नहीं थी, अभी परमिशन की बात आई है। परमिशन लेना यानी उच्च अधिकारी से अनुमति लेना, तब मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है।
यह बात जब रहेगी तो अधिकारी तुरंत प्रसंज्ञान लेगा उस पर और तुरंत ये देखेगा कि इस अधिकारी को काम करना चाहिए था और उसने नहीं किया है, इसको फालतू परेशान किया है, तो तुरंत उसको स्वीकृति जारी कर देगा और स्वीकृति जारी कर देगा तो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा और उसका अखबार में भी छप सकता है, नाम भी छप सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अब जैसे वकील साहब कह रहे थे कि उसको सजा मिलेगी तभी आप छाप सकते हो, ऐसा नहीं है। मुकदमा दर्ज होगा तो निश्चित रूप से अखबार भी नाम छाप सकता है, उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन केवल यूं ही कपोल कल्पित 156(3) में दे दिया और बेचारे की इज्जत खराब कर दो और फिर बाद में कह दो कि साहब ये तो एफआईआर लग गई, झूठा मुकदमा था, तो क्या उसकी इज्जत वापस लाई जा सकती है क्या? इस पर जरा विचार तो करो। किसी की इज्जत को नीलाम कर दो और फिर उसको आप कह दो साहब गलती हो गई, माफी मांग ले। अरे माफी मांग ले तो इज्जत तो खराब हो गई, आप सबको डिंडोरा पीटते जाओगे क्या? ये निरपराध साबित हो गया। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा राठौड़ साहब, कुछ दिन पहले की बात है कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल गई थी, स्वीकृति नहीं दी गई थी, उसमें दी नहीं जा रही थी। जब मीडिया में आई और उनको तो बिल्कुल फील्ड पोस्टिंग देने की तैयारी तक कर ली गई थी, जब मीडिया में ये सब चीजें आई उसके बाद में उसको रोका गया और बाकायदा सरकार को एक्शन में आना पड़ा। देखिए ऐसा कुछ भी कोई भी हो सकता है। मैं किसी की एक केस विशेष की तो बात मैं नहीं बता सकूंगा कि उस किस मामले में किस प्रकार की परिस्थिति बन गई थी, ये मुझे नहीं मालूम। तो हर एक का जवाब दे पाना तो संभव नहीं है। आपकी बात से सहमत हूं सर, लेकिन परिवार में उन्हीं कैसे में लगाया जाता है कि जब किसी को लगता है कि वास्तव में अति हो रही है और बिल्कुल नंगा नाच नाचा जा रहा है, पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके नहीं किया जाता है, तो उसमें कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून देखिए डिसिप्लिन तभी भी मेंटेन किया जाएगा जब भय रहे। ये डिसिप्लिन मेंटेन तभी भी होगा, इसके बिना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा। और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि हमारा अधिकारी कर्मचारी निरंकुश हो जाए, ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन किसी को फालतू परेशान नहीं किया जाए, ये इसके लिए प्रोटेक्शन जरूरी है। और फिर अभी आप देखिए, मैं सोचता हूं कि प्री मैच्योर्ड अपन सब डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो बिल पेश हुआ है, बिल पेश होने के बाद में इसके अंदर विवेचना होगी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत। लेकिन ऑर्डिनेंस, हम ऑर्डिनेंस को आधार बना रहे हैं, जो ऑर्डिनेंस आप लेकर के आ चुके हैं जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं। बिल को आधार नहीं बना रहे हैं, बिल आपने इंट्रोड्यूस कराया है, बिल को चलिए, बिल को छोड़िए, आप बिल में जब डिबेट होगी पूरी चीजें सामने आएंगे, हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ऑर्डिनेंस जो 7 सितंबर 2017 को आप लेकर के आ चुके हैं, जिसका कहीं जिक्र भी नहीं हुआ है, उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। और जैसे ही चर्चा में आई है, चाहे रिट पिटीशन जिन लोगों ने दायर की, जिसमें से AK जैन साहब भी है, इनका भी आधार आपका ऑर्डिनेंस ही है कि बिल आपने उस ऑर्डिनेंस के आधार पे इंट्रोड्यूस करा दिया है और जिसके आधार पे अगर इसे नहीं रोका गया तो इससे असर समाज में ये पड़ेगा। ये इनका एक अपना मोटिव जो एक लगा है, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ये है। जैन साहब, मैं आपसे और जानना चाहूंगा इसमें कि क्या अंबार तो चलिए छोड़िए, वो होगा, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है और सरकारों की नियत पे भी आज सवाल मैं नहीं कोई भी खड़ा कर सकता है। जो 20% अभियोजन स्वीकृति की पेंडेंसी है, उसकी वजह भी यही है। तो फिर देख करके तय किया जाएगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ हमें परमिशन देनी है, किसके खिलाफ देनी है, नहीं देनी है, या अपने फौरी रूप से तय करा लिया जाएगा कि नहीं साहब ये तो RTI एक्टिविस्ट है, खारिज करिए, इन लोगों का तो काम ही है, जो अक्सर कहा जाता है काम चर्चा में। देखिए, ये सरकार की बेईमानी की मंशा इस मामले में साफ झलक रही। निश्चित रूप से इंडिपेंडेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्यादा बेहतर तय कर सकता है कि आरोप झूठा है, सच्चा है, या आरोप में जांच होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए। और यदि मजिस्ट्रेट ने गलत तय कर दिया तो उसके ऊपर सेशन कोर्ट है, सेशन ऊपर के ऊपर हाई कोर्ट है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में वो छूट नहीं है। मान लीजिए कोई मजिस्ट्रेट ने गलत इस्तीकासा भेज दिया गया तो उसमें हाई कोर्ट क्वेश्चन करती, सुपर सेशन न्यायालय क्वेश्चन करता है। परंतु सारे के सारों को मैं ये बता देना कि मजिस्ट्रेट आग, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट को मूर्ख हैं और बिना कोई मस्तिष्क अप्लाई कर दे रहा। हमारे अधिकारी ज्यादा होशियार हैं जो तय करेंगे कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका सीधा हनन है, न्यायपालिका की अस्मिता पर सीधा साधा हमला है। इसीलिए न्यायपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके तहत इंडिपेंडेंट रखा गया था। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि ये पेंडेंसी वाली बात है, प्रश्न में ये कह रहा हूं कि इनकी पेंडेंसी, मुकदमों की पेंडेंसी बंद करने का यह तरीका है कि आप अपराध दर्ज करना बंद कर दें ये। और तीसरी बात, खुद विधायक जी कह गए थे कि भय पैदा करना हम चाहते थे। अनजाने में उनके मन से बात निकल गई कि वो डरा के रखना चाहते हैं जनता को, उन लोगों को जो पोल खोलते हैं या जो मुकदमे लेके उनको डरा के रखना चाहते हैं कि अगर बोलोगे, छापोगे तो 2 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा। जी, तो चलिए, सरकार ऑर्डिनेंस के बाद अब बिल, क्योंकि एक हमारे संवैधानिक तरीका बना हुआ है जिसके जरिए अगर आप कोई भी
ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं 6 महीने के अंदर उसे बिल के रूप में आपको पारित कराना होता है। अदरवाइज आप एक बार फिर ऑर्डिनेंस लेकर के आएंगे, उसकी भी एक तय सीमा होती है, उसके बाद आप लेके नहीं आ सकते जब तक वो बिल नहीं बने। इस दौरान अगर आपका सत्र होता है, चाहे पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर वो ऑर्डिनेंस लेके आती है तो उसे पार्लियामेंट में पेश करना होगा। अगर उस दौरान सत्र है तो उससे पहले 6 महीने की दरमियान अगर है, या किसी स्टेट असेंबली में माफ करिएगा, स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्डिनेंस लेके आती है तो उसे असेंबली में वो रखना सरकार की अपनी मजबूरी होती है। शायद यही वजह है कि सरकार इसे रख रही है। अब देखना होगा कि जब चर्चा होगी तो इसमें किस तरह की चीजें आती हैं, लेकिन यह तो तय माना जा सकता है कि इतना सहज नहीं है, संख्या बल के आधार पर सरकार इसे पारित करा सकती है। लेकिन जो चौतरफा अभी सरकार घिरती जा रही है, जिसमें पाबंदी लगा दी गई है कि जब तक सरकार की अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक आप 2 साल तक माफ करेगा उसे छाप नहीं सकते, सोशल मीडिया में नहीं चला सकते, यानी कि आप अपनी अभिव्यक्ति को आप जाहिर नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल यही है, और यही एक जो ऑब्जेक्शन आ रहा है सामने कि आप इस पे अंकुश लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। शायद ये वजह नहीं होती तो जैन साहब मुझे लगता है कि इसे इतना हाईलाइट में नहीं किया जाता। निश्चित रूप से मीडिया पर जो पाबंदी लगाई है वो एक बहुत बड़ा मामला है। दूसरा पार्ट भी इसके गैर कानूनी है, पर ये रोक देना, बात को रोक देना, किसी को जनता को जानने से रोक देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हनन है और वही इस पर सबसे बड़ी आलोचना का कारण बना हुआ है। ये तो एक तरह से कही जा सकती है कि देश हित में कई बार कोई ऐसे फैसले होते हैं जिसकी एडवाइजरी जारी की जाती है कि आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो ऐसा एक रूप नहीं है कि जिसकी वजह से सरकार को ये लेकर के आना पड़े कि मीडिया इन चीजों को हाईलाइट नहीं करेगा। खैर, चौतरफा सरकार का विरोध हो रहा है इस मुद्दे को लेकर के। सरकार अंदर खाने की बात यह है कि सरकार के अपने जो लोग हैं, नरपत सिंह राजवी ने इस बात का विरोध दर्ज कराया है, घनश्याम तिवारी, मानिक चंद सुराना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह साफ कहना है कि सरकार को आवश्यकता नहीं थी यह सब चीज लेकर के आने की। मुकदमों का अंबार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। फेक अगर मुकदमे को दर्ज करा रहा है, आज भी ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिनकी वजह से उन्हें सजा का प्रावधान है। अगर फेक मुकदमे कोई दर्ज कराता है तो हम उन पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं करते हैं। जो सिस्टम बना है अगर उसे दुरुस्त कर ली जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे ऑर्डिनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन सरकारें हैं, बहुमत के आधार पर कुछ गलियां निकाली जाती हैं, जिसके रूप में हम एक आम भाषा में कह सकते हैं कि गली निकाली जा रही है मन मुताबिक लोगों को बचाने के लिए। जो रिट पिटीशन जो फाइल की गई है, ए.के. जैन साहब भी उनमें से एक हैं, इन सब लोगों का यही कहना है कि सरकार गली निकाल रही है, ना तो इससे करप्शन पे अंकुश लग पाएगा। इतना तय है कि जिन लोगों को हाईलाइट करने का एक अवसर मिलता था, जिन्हें एक समाज में बता दिया जाता था, और मुझे तो लगता है कि सरकार को ये तो प्राथमिकता से रखना चाहिए। अगर वास्तव में कोई भ्रष्ट व्यक्ति है और उसके खिलाफ अगर अखबार में नहीं पता लगेगा, सोशल मीडिया पे नहीं चलेगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि वास्तव में किसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने रेड की है, किसके खिलाफ किसका ट्रैप हुआ है। तो कल को सरकार ये भी कहेगी कि ट्रैप की भी जांच होगी और उसके बाद ही तय करेंगे कि अभी जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी। क्या जैन साहब ये भी माना जा सकता है अगर कोई ट्रैप होगा? 190 में जो इन्होंने बड़ा डिसेप्टिव किया है, उसमें कहा जब तक धारा 190 के तहत आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक नाम पब्लिश नहीं किया जाएगा। धारा 190 में प्रसंज्ञान लिया जाता, धारा 190 में ही स्वीकृति प्रदान की जाती। इसका मतलब जब तक आप स्वीकृति नहीं दे देंगे या प्रसंज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक सारे मामलों में, क्योंकि धारा 190 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को भी गवर्न करती है और सारे अपराधों को गवर्न करनी है, तो एक तरीके से इन्होंने सारे मामलों में एक आयरन कर्टेन डाल दी गई है अपने अपराधियों को बचाने के लिए। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, ये बड़ा मुद्दा है और इस पे हमारी बहस भी, जो हमने अलग अलग सेक्टर के जो लोग हैं, ए.के. जैन साहब है, विधिवेता है, भागीरथ शर्मा साहब हैं, खुद IAS रहे हैं, सुशील शर्मा जी लॉयर भी हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मदन राठौड़ साहब एक सत्ता पक्ष के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये कही जा सकती है, जो सूत्रों से जानकारी भी मिल रही है, सरकार के लिए सहज नहीं है। अंदर खाने से भी कुछ लोग विरोध दर्ज करा सकते हैं। खैर, 26 तारीख के लिए सुन रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस मुद्दे को लेकर के बहस होगी, जिसके लिए BSC में डेट तय समय जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब देखना होगा कि प्रतिपक्ष का, सत्ता पक्ष का स्टैंड क्या रहता है। और बिल के भविष्य की अगर हम बात करें तो 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो कमेटी के पास में भेजा जा सकता है एग्जामिन के लिए, या फिर इसे बहुमत के आधार पर पास कराया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।